फैक्ट्स अबाउट कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में विचार करेंगे अपन। 3 महत्वपूर्ण बिंदु मैंने इस बोर्ड पे लिख दिए हैं। पहला है, कूलॉम नियम के लिए आवेश स्थिर एवं बिंदुवत होना चाहिए। गतिशील आवेशों के मध्य बल केवल कूलॉम नियम से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे आवेशों के मध्य विद्युत बल के अतिरिक्त चुंबकीय बल भी कार्यरत करते हैं। ये पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जो है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है। इसमें ये कह रखा है कि कूलॉम नियम सिर्फ स्थिर एवं बिंदुवत, ये 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिंदु में, स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के लिए ही लागू होता है। आवेश स्थिर होने चाहिए, गतिशील नहीं होने चाहिए, और बिंदुवत होने चाहिए। बिंदुवत मतलब एक छोटी से पॉइंट स्पेस में वो स्थित होने चाहिए। आवेश से बिखरा हुआ आवेश नहीं होना चाहिए। समझ? बिंदुवत होने का मतलब समझ में आ रहा है? यानी जो भी आवेश है वो सारा का सारा एक छोटे से पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, ऐसे बिंदुवत आवेश, और वो की स्थिर होने चाहिए, तभी कूलॉम का नियम लागू होगा। ठीक है। गतिशील आवेशों के लिए ये कूलॉम का नियम लागू नहीं होगा। ये गतिशील, ये लिखा होगा, गतिशील आवेशों के लिए के मध्य बल केवल कूलॉम के नियम से प्राप्त नहीं होगा। यानी कूलॉम का नियम अपर्याप्त रहेगा। यानी सिर्फ और सिर्फ कूलॉम के नियम से हम दो चलते हुए आवेशों के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है और उनके बीच में कितना बल लग रहा है, क्या हो रहा है, ये नहीं निकाल सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गतिशील आवेशों के कारण एक अन्य क्षेत्र और उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं चुंबकीय। एक स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसके कारण एक विद्युत बल लगता है। ये ध्यान रखना, कूलॉम बल और विद्युत बल ये दोनों एक ही चीज़ है। जब अपन बात करते हैं विद्युत बल, जो कि हमको कूलॉम बल से प्राप्त होता है, जिसका सूत्र होता है F = K Q1 Q2 R²। ये कूलॉम का नियम है, ये कूलॉम बल भी है और ये विद्युत बल भी है। ठीक है। तो ये जो बल है जो कूलॉम के नियम से प्राप्त होता है, ये दोनों आवेशों के स्थिर होने पर जो उनके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके कारण होता है। लेकिन जब आवेश गति करने लगता है, किसी निश्चित वेग से या त्वरित वेग से वो गति करता है, तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ एक अन्य क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा वो होगा चुंबकीय बल। और यहाँ पर अब कूलॉम बल, जो कूलॉम का नियम है, वो अपर्याप्त हो जाएगा, काफ़ी नहीं रहेगा कि हम अब उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल को कैलकुलेट कर सकें। यानी हमें कुछ और कुछ एनालॉजी लानी पड़ेगी उनके बीच में लगने वाले संपूर्ण बल को ज्ञात करने के लिए। तो पहला पॉइंट यही कहता है कि जो आवेश है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं कूलॉम नियम के माध्यम से, वो एक तो स्थिर होने चाहिए, बिंदुवत होने चाहिए। ठीक है। अगर वो गति करते हैं तो कूलॉम का नियम पर्याप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र और उत्पन्न करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण चुंबकीय बल लगेगा, और चुंबकीय बल के लिए हमारे पास कूलॉम नियम में कोई भी जगह नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ विद्युत बल के लिए है। कूलॉम का नियम केवल और केवल विद्युत बल के लिए है, वो चुंबकीय बल के लिए हमारे पास अभी नहीं है। इसलिए हम कूलॉम के नियम को गतिशील आवेशों पर अप्लाई नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते। आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बात समझने की। ये अक्सर वाइवा में कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए दो आवेश गतिशील हैं Q1 और Q2, तो उनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा या कूलॉम बल कितना होगा? तो तुरंत बच्चे बोल देते हैं कि सर F = 1/4πε0 Q1/Q2। वो तुरंत ये फॉर्मूला बता देते हैं K Q1 Q2 R²। जबकि वो ये भूल जाते हैं कि आवेश गतिशील हैं, और ये फॉर्मूला या ये कूलॉम का नियम या ये कूलॉम बल या ये विद्युत बल का जो सूत्र है, ये सिर्फ और सिर्फ स्थिर आवेशों के लिए है। और स्थिर भी कैसे? बिंदुवत आवेश, बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, एक छोटे से पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होने चाहिए। ठीक है। क्योंकि गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल लगेगा, और चुंबकीय बल की अभी हम कोई भी
बात नहीं जानते हैं। तो चुंबकीय बल आगे आएगा, आगे पढ़ेंगे अपन इसी किताब में चुंबकीय बलों के बारे में, चुंबकीय बल के क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, क्या क्या उसके फॉर्मूले हैं। पर हाल फिलहाल यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में, स्थिर विद्युतिकी में, विद्युत क्षेत्र का ये चैप्टर है, इसमें चुंबकीय बल के बारे में किसी प्रकार की कोई बात नहीं की गई है, इसलिए कूलाम बल अपर्याप्त है गतिशील आवेशों के अध्ययन के लिए। दूसरा पॉइंट, 10 की घात -15, 10 की घात -15 मीटर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है। ये 10 की घात -15, इसको एक फर्मी भी बोलते हैं। 10 की घात -15 मीटर इज इक्वल टू 1 फर्मी या फेम्टोमीटर, 1 फेम्टोमीटर। कोष्टक में स्मॉल f m। फेम्टो मतलब 10 की घात -15, अपन ने पढ़ रखा है ना। 10 की घात -2 को अपन बोलते हैं सेंटी, ठीक है, सेंटीमीटर। 10 की घात -3 को अपन बोलते हैं मिलीमीटर। 10 की घात -6 को हम बोलते हैं माइक्रोमीटर। 10 की घात -9 को अपन बोलेंगे नैनोमीटर। 10 की घात -12 को अपन बोलेंगे पिकोमीटर। स्मॉल है ये सारी चीज़ें, पिकोमीटर। इसी तरह 10 की घात -15 को बोला जाता है फेम्टोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए अपन ये यूज़ करते हैं, ठीक। तो यानी कि ये 10 की घात -15 मीटर यानी कि 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर जो है, इस कोटि की जो दूरी है उस दूरी में के लिए 2 आवेशों के मध्य बल के लिए कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। यानी अगर 2 आवेश इतने नज़दीक आ जाएं कि उनके बीच की दूरी कितनी हो जाए, 10 की घात -15 मीटर, तो कूलाम बल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में नाभिकीय बल भी उपस्थित हो जाते हैं। एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है, ये नाभिक का आयाम है। जो हमारा परमाणु होता है, उस परमाणु में जो नाभिक की जो साइज होता है वो इस कोटि का होता है। नाभिक का आकार 10 की घात -15 मीटर का होता है। यानी कि अगर 2 आवेश इतनी नज़दीक चले गए कि उनके बीच की दूरी 10 की घात -15 मीटर हो गई, यानी कि वो कहाँ पहुँच गए, नाभिक के अंदर। तो यहाँ चारों तरफ नाभिक ही वायु के कण परमाणुओं से मिलकर के बने हुए हैं, उनके अंदर नाभिक है, यहाँ सब जगह नाभिक है। अगर कोई 2 आवेश, कोई बिंदुवत आवेश इतने नज़दीक चले जाएंगे कि वो 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर चले जाएँ, तो उनके बीच की दूरी, तो वो कहाँ पहुँच जाएंगे, एटलीस्ट वो नाभिक में पहुँच जाएंगे। और नाभिक में पहुँचते ही वहाँ पर नाभिकीय बल प्रभावी हो जाते हैं। नाभिकीय बल क्या होता है, हमने 11वीं क्लास में 4 बलों के बारे में अध्ययन किया था। पहला था गुरुत्व बल, दूसरा था विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, तीसरे थे नाभिकीय बल, और चौथे थे दुर्बल बल। इन 4 बलों के बारे में हमने पढ़ा था 11वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर की बात। तो ये 4 बल ही इस पूरी प्रकृति को संचालित करते हैं। अपन विद्युत बल के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। इसमें 2 बल हो, विद्युत और चुंबकीय, दोनों को सम्मिलित रूप में लिखा हुआ है, लेकिन अभी अपन सिर्फ विद्युत बल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये विद्युत बल, ये जो नाभिकीय बल है, ये नाभिकीय बल सिर्फ और सिर्फ नाभिक के अंदर लगता है, यानी कि 10 की घात -15 मीटर के डिस्टेंस में लगता है। और इससे अधिक दूरी पर, इससे बाहर आने पर नाभिकीय बल समाप्त हो जाता है, और उसके बाहर आने पर विद्युत बल, गुरुत्वीय बल ये प्रभावी हो जाते हैं। ठीक है, नाभिकीय बल इस प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल है, और जहाँ ये लगेगा
ये बल लगेगा वहाँ पर और दूसरे बलों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि बाकी सारे बल इसकी तुलना में बहुत वीक हैं, बहुत कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं। इसलिए पर दूसरी बात यह है कि ये नाभिकीय बल एक छोटी सी जगह में ही लगता है, इससे बाहर आने पर नाभिकीय बल समाप्त हो जाता है और नाभिक से बाहर आने पर बाकी सारे बल प्रभावी हो जाते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस का खेल है, वो स्मॉल डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो नाभिक के अंदर जैसे ही आवेश इतनी दूरी पे चले गए कि वो नाभिक के अंदर चले गए, यानी 10⁻⁻15 मीटर की डिस्टेंस पर आ गए, तो उनके मध्य कूलाम के नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर फिर विद्युत बल का कोई प्रभाव नहीं होगा। विद्युत बल से भी ज़्यादा शक्तिशाली बल लगना लग जाएगा, वो है नाभिकीय बल। तो हमारा दूसरा पॉइंट यही कहता है कि अगर 10⁻⁻15 मीटर की कोटि या इससे कम दूरियों के लिए दो आवेशों के मध्य बल के लिए कूलाम का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि उस स्थिति में नाभिकीय बल प्रभावी हो जाएगा, नाभिकीय बल प्रभावी हो जाएगा और यहाँ पर कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। कुछ चीज़ें होती हैं हमारे डेफिनेशंस में, पॉइंटों में, जिनको अगर हम अंडरलाइन कर दें या गोला कर दें तो वो बहुत प्रभाव डालती हैं। जब भी हम कोई चीज़ लिखें, डेफिनेशन लिखें या कोई थ्योरी लिख रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए एग्ज़ाम में या टेस्ट्स में, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट वर्ड अपन लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करें या गोला करें या कुछ ना कुछ ऐसे टिक करें, ताकि एग्जामिनर का सीधा निशान जो नज़र है उसी पर जाए और वो पहचान जाए। इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, दो चीज़ों से बात क्लियर हो जाती है। एक ये 10⁻⁻15 कूलाम का नियम लागू नहीं होगा, क्यों? नाभिकीय बल लगने लग जाते हैं इसलिए। तो यहाँ पे इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसकी 3 जगह पर जहाँ पे आपने अलग पेन से या किसी भी पेन से अंडरलाइन कर रखी है, वो तीनों चीज़ों को एकदम से उसके ऊपर जाएगा और सीधा उसके ऊपर राइट कर देगा, वेरी राइट। तो ये चीज़ सीखने की है और करना चाहिए। जब भी एग्ज़ाम में अपन क्वेश्चंस का आंसर लिखें तो ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए ही चाहिए, अगर बेटर मार्क्स प्राप्त करने हैं तो। आगे बढ़ते हैं। कूलाम, तीसरा पॉइंट है कूलाम नियम से मतलब कूलाम का बल, कूलाम बल, ये वाला ही बल, कूलाम बल, कूलाम का नियम एक ही बात है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, अतः यह बल संरक्षी बल है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, ये संरक्षी बल क्या होता है? ये एक संरक्षी बल है और ये क्या? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन। ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है और व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करने के कारण ये संरक्षी बल है। देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के लिए जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के बल का जो सूत्र है वो याद है, हमने 11th क्लास में ही पढ़ा है। F गुरुत्वाकर्षण G इज इक्वल टू होता है कैपिटल G m1 m2 ओवर r²। ये पता होगा ये फॉर्मूला। यहाँ पर m1 m2 दो द्रव्यमान हैं, m1 जिनके बीच की दूरी है r और ये m2 दो द्रव्यमान हैं। तो इन दोनों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो कि न्यूटन के नियम के अनुसार है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम G, यहाँ पर गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है, m1 और m2 दो द्रव्यमान और r उन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर आवेशों के लिए कूलाम का नियम है, Q1 इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r फ्रॉम Q2। ये कूलाम का नियम। फॉर कूलाम फोर्स Fc इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। या तो ये लिखो या फिर सिर्फ K लिखो, बात एक ही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इज इक्वल Q1 Q2 ओवर r²। इन दोनों फॉर्मूले में एक जो चीज़ है वो ये कॉमन है, वो हमको दिखाई दे रही है कि यहाँ पे भी 1/r² है, यहाँ पे भी 1/r², यानी दोनों ही बलों में r² का भाग दे रखा है, यानी दोनों ही बल r² के व्युत्क्रमानुपाती, RC समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के। ये चीज़ यहाँ भी है और यहाँ पर भी ये गुरुत्वीय बल भी समानुपाती 1/r²। समानुपाती नहीं बोलेंगे यहाँ पर क्योंकि ये उल्टा है, यूँ ये व्युत्क्रमानुपाती। अगर ये r² ऊपर होता तब हम बोलते हैं समानुपाती हैं, ये नीचे है इसलिए अपन कह रहे हैं व्युत्क्रमानुपाती है। चूँकि ये व्युत्क्रमानुपाती है इसी से आया है ये शब्द व्युत्क्रम, और वो भी व्युत्क्रम वर्ग। ये व्युत्क्रम है और r के स्क्वायर के व्युत्क्रम है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं, ये जो चीज़ है ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम है कि जो बल है
वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। यहाँ पर जो कूलाम बल है वो भी उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये भी व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। तो व्युत्क्रम वर्ग का नियम अगर आपको समझ में आ गया है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे बल जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संरक्षी बल। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। संरक्षी बल क्या है? संरक्षी बल वे बल होते हैं जो व्युत्क्रम वर्ग यानी जिनके फॉर्मूले में 1/r² आता है, वो संरक्षी बल होते हैं। ऐसे दो बल अपन अपने जानते हैं, एक तो गुरुत्वीय बल और एक कूलाम बल। गुरुत्वीय बल अपन 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, कूलाम बल अभी पढ़ रहे हैं। और भी आगे जो चुंबकीय बल पढ़ेंगे, चुंबकीय बल भी कुछ कुछ जगहों पर संरक्षी बल होता है। चुंबकीय बल के फॉर्मूले में भी 1/r² आता है। वो अपन जब 7वां 8वां चैप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में तब डिस्कस करेंगे।